यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के दौरान आपकी एक महत्वपूर्ण जरूरत यह है कि आप पॉलिटी के खंड पर अपनी पकड़ को मजबूत करें। राज्य व्यवस्था के खंड पर अपनी पकड़ को मजबूत करके आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम हर सप्ताह आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर हम विस्तार से बात करते हैं, अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, ताकि इन सभी खबरों पर आपकी पकड़ मजबूत हो और आप अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाएं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह में कौन सी महत्वपूर्ण खबरें थी जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आप ये जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जिसके अंतर्गत उसने ये कहा है कि राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक राज्य सरकार से आता है, मंत्रिपरिषद से आता है, तो उस पर किसी प्रकार का निर्णय लेने का समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में इस तरह की समय सीमा का निर्धारण किया था, तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को बदल दिया है। संवैधानिक पीठ ने पहले के निर्णय को बदल दिया है, तो इस पूरे मामले को समझेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के एक और निर्णय को रद्द किया है जो कि वन शक्ति मामले से रिलेटेड है, वन शक्ति मामला कहा जाता है। तो ये वन शक्ति का मामला क्या है और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित अपने पहले के निर्णय को बदला है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में नीति आयोग ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट है वोटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। तो ये किस प्रकार से एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में जल संबंधी जो अलग अलग चीजें हैं, जल की मांग कितनी है, उसकी आपूर्ति कहां कहां से हो सकती है, इसका एक आकलन करता है जिसको हम कहते हैं वोटर बजटिंग। तो वोटर बजटिंग भविष्य में एकीकृत जल प्रबंधन में किस तरह से योगदान दे सकती है, वो इसका एक नमूना यहां पर हमें देखने को मिलेगा। इन तीनों खबरों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी विधेयक पर राज्यपालों की जो मंजूरी है उसके लिए कितना समय होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को बदल दिया है। अब आप ये समझिए कि जब अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, तो उसने ये कहा था कि राज्यपाल के पास जो राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित विधेयक आते हैं उसे एक निश्चित समय सीमा पर उनके संदर्भ में निर्णय लेना होगा। अगर वो प्रेसिडेंट को इन विधेयकों को रेफर करते हैं तब भी उसने प्रेसिडेंट के लिए भी एक समय सीमा का निर्धारण करने का प्रयास किया था। इस मामले पर हमारे देश के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा था कि क्या इस तरह की जो समय निर्बंधन की सीमाएं हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर लागू की जा सकती है। अब जब राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर, कानूनी और सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं आर्टिकल 143 के तहत, तो उसकी सुनवाई संवैधानिक पीठ करती है, 5 जजों की पीठ करती है। अब उस 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला दिया है और उस फैसले में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर इस तरह की समय सीमा का निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है, यानी पहले के फैसले को बदल दिया है, क्योंकि ये जरूरी है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है अलग अलग अथॉरिटीज का, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो शक्तियों का पृथक्करण है, वो स्मूथ तरीके से फंक्शन करता रहे, आपकी तैयारी भी स्मूथ तरीके से फंक्शन करती रहे, उसमें बजट बाधा न बने, इसको ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान भी आपके लिए एक कोर्स लेकर के आया है और वो है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। जीएस की संपूर्ण तैयारी बेसिक से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज मात्र 24,999 रुपए में, और ईएमआई की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। ऐसे स्टूडेंट जो पहले किसी न किसी वजह से अपनी जीएस की तैयारी को आकार नहीं दे पा रहे थे, जिनके पास समय नहीं होता था या वो कम बजट की तलाश में इधर उधर अपना समय जाया करते थे, अब उनको अपना समय जाया करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 24,999 में आप जीएस की बिल्कुल बेसिक स्तर से शुरू करते हुए पूरा कवरेज आपको पाठ्यक्रम का प्राप्त हो जाएगा। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के माध्यम से अध्यापन होगा। 14 महीने में ये कोर्स पूर्ण हो जाएगा। 1250 प्लस घंटों की ये कक्षाएं होंगी।
14 महीनों में कोर्स भले ही पूरा हो जाए, लेकिन इस कोर्स की वैधता 18 महीने तक रहेगी, कोर्स शुरू होने से लेकर के। यानी आप एक क्लास को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ मजबूत हो, इसलिए आपकी करंट अफेयर्स पर एक्सेस दिया जाएगा। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स क्लासेस का एक्सेस रहेगा आपके पास। इसके अलावा आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जो आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। इसलिए जो पढ़ाया जा रहा है उसको केवल समझने का प्रयास कीजिए, बाद में नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई संशय है तो लाइव चैट के दौरान आप अपना संशय पूछ सकते हैं और उसका तुरंत निवारण कर दिया जाएगा। आपको प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्राप्त होंगी, 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स प्राप्त होंगी, और इसके अलावा आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें तो उसके लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के 18 टेस्ट भी होंगे। एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। तो तुरंत एडमिशन सुनिश्चित करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपना एडमिशन सुनिश्चित कर दीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का संशय हो तो एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 87501 87501। इसको मैं लिख भी देता हूं, 87501 87501। इस नंबर पर कॉल करके अपने सभी संशयों का निवारण कर सकते हैं। अगर सपना सबका है तो मौका भी सभी को मिलना चाहिए। तो अब आपको मौका मिल गया है, सफलता की दिशा में आगे अपना कदम बढ़ाइए। चलिए अब अपने टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, जब राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल को कोई विधेयक भेजती है तो आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्यपाल को उस पर 3 तरह के निर्णय ले सकता है। या तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति दे सकता है, विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा, एसेंट प्रदान कर देगा, या वो विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षण हेतु भेज सकता है। अब विधेयक को आरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। या असहमति विद होल्ड जताते हुए, इस विधेयक से अपनी असहमति जताते हुए विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानसभा को लौटा सकता है। ये निर्णय होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विधेयक पर राज्यपाल के पास विधेयक असीमित समय के लिए, बहुत दिनों तक, कई महीनों, यहां तक कि सालों के लिए पड़े रहते हैं। अब इस पर ये जब निर्णय, तमिलनाडु का एक मामला आया था जहां पर यह देखा गया था कि 10 विधेयक राज्यपाल के पास पड़े हैं और मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अप्रैल 2025 में कि समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए कि इतने समय में आप निर्णय ले लीजिए, वरना उसको ये मान लिया जाएगा, अगर निर्णय नहीं लिया जाता है, कि वो पास हो चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था अप्रैल 2025 में। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर फिर से विचार किया है, क्योंकि 143 आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि विद होल्ड एसेंट सिंप्लिसिटर जैसा कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा कहना है कि असीमित काल के लिए राज्यपाल विधेयक को अपने पास रखें, ये इस तरह का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि विकल्प यही 3 है। विधेयक पर कार्रवाई न करते हुए अनिश्चित काल तक देरी न्यायिक समीक्षा के दायरे में ही आएगी। अगर अनिश्चित काल के लिए देरी होती है तो वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगी, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बंधन में है? ऐसा नहीं है। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल जो हैं वो सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं, लेकिन जहां तक बात होती है विधेयकों पर हस्ताक्षर की, या विधेयकों को वापस करने की, या उन्हें रिजर्व रखने की, इसकी शक्ति राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आती है, राज्यपाल की डिस्क्रिशन पावर के अंतर्गत आती है, और इस प्रक्रिया में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं होते। यदि वे बाध्य होते तो वे कभी भी अपनी ही सरकार के द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकते थे, क्योंकि जब उनकी असहमति होती है तो वो पुनर्विचार के लिए भी भेजते हैं। वो बात अलग है कि अगर पुनर्विचार करने के बाद विधानसभा बाद में फिर राज्यपाल को उस विधेयक को सौंप दे तो राज्यपाल को सहमति अपनी देनी पड़ती है, वो बात अलग है। लेकिन असहमति के बाद राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ये सामान्य बात है। आर्टिकल 163 सुप्रीम कोर्ट ने इससे सहमति जताई। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति को निर्णय लेने की शक्ति देता है।
और अदालत समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अदालत समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती, न तो राज्यपाल के लिए और न ही राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं है कि हर आरक्षित बिल पर वे अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय लें। यानी इसके तहत जिस प्रकार से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सलाह मांगी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कहा है कि राष्ट्रपति के लिए भी आवश्यक नहीं है कि वो हर आरक्षित बिल पर अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे। जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन पर्याप्त मानी जाएगी जब उसके पास कोई राज्यपाल द्वारा भेजा गया उसके लिए आरक्षित विधेयक आता है, तो उसकी जो सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है वो पर्याप्त मानी जाएगी। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो हर मामले में आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले। ये सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने निर्णय में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 142 का जो उपयोग है वो राज्यपाल या राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग कब करता है? जब किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि उस मामले में पूर्ण न्याय नहीं हुआ है, तो उस मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश या डिक्री जारी कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आर्टिकल 142 का उपयोग जो है वो राज्यपाल या राष्ट्रपति की जो संवैधानिक भूमिका है उसको बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। यानी जो पहले अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि राज्यपाल के लिए एक समय सीमा का निर्धारण कर दिया था विधेयकों पर विचार करने के लिए, विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए, वो ये कह रहा है कि ये संवैधानिक भूमिका बदलने के समान है और सुप्रीम कोर्ट 142 के तहत भी संवैधानिक भूमिका नहीं बदल सकता है। साथ ही कि एक समय सीमा के भीतर अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेते हैं तो उसको सहमति मान लिया जाएगा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। जो डीम्ड असेंट है की अवधारणा है, यदि राज्यपाल देर करें तो बिल स्वतः पारित मान लेना, यह भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिल जब तक कानून नहीं बन जाता अदालत उसकी वैधता की समीक्षा नहीं कर सकती। भाई बिल की समीक्षा तभी तो होगी जब वो कानून बन जाए। बिल अगर कानून ही नहीं बना है, अधिनियम में ही परिवर्तित नहीं हुआ है, तो उसकी समीक्षा करने से क्या लाभ है? पहले वो जब राष्ट्रपति या राज्यों के संदर्भ में, केंद्र के संदर्भ में राष्ट्रपति और राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल किसी बिल को सहमति प्रदान कर देते हैं, तभी तो वो विधेयक जो है वो अधिनियम में परिवर्तित होता है, कानून में परिवर्तित होता है। और अगर कोई विधेयक कानून में परिवर्तित ही नहीं हुआ है तो उसकी पहले से समीक्षा करने का क्या लाभ है? अनुच्छेद 131 पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस संदर्भ में अप्रासंगिक है। वस्तुतः अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यह बताया गया है कि किन किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार है सुनवाई करने का। जैसे सेंटर और राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाता है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाता है, सेंटर और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाता है, तो इस तरह के मामलों की सुनवाई करने का जो मूल अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस तरह के मामले में जो ये रेफरेंस आया था, जो विधेयक पर एक समय सीमा का निर्धारण था राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए, सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रहा है कि 131 के अंतर्गत अगर इस पे कोई फैसला आता है तो वस्तुतः वो आर्टिकल 131 इस पूरे मामले के अंतर्गत ही अप्रासंगिक है, उसके अंतर्गत हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो ये पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब यानी अपने पहले के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने अब बदल दिया। सीधी सी बात यह है, उसने ये कहा है कि अगर हम समय सीमा का निर्धारण राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए करते हैं तो ये उनकी एक तरह से संवैधानिक भूमिका को बदलने के समान भी हो सकता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर पर कहीं ना कहीं असर डाल सकता है। अब दूसरा मुद्दा कौन सा था? वन शक्ति मामला। वन शक्ति मामला इसे क्यों कहा जाता है? जब आप इस मामले को पढ़ेंगे तो इसमें वन शक्ति नाम का एक संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करता है, पर्यावरण वकालत के क्षेत्र में काम करता है, पर्यावरण शिक्षा को जागरूकता लाने का प्रयास करता है। उसके द्वारा यह याचिका दायर की गई थी, इसलिए इसको वन शक्ति मामला कहा जाता है। यह वस्तुतः मामला क्या है? यह मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई 2025 के निर्णय को वापस ले लिया है और इसमें अभी जो निर्णय आया है वो 2-1 से आया है। यानी 2-1 से इस प्रकार सा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश थे
जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई भी शामिल हैं, उन्होंने एक बात कही है और जो तीसरे जज थे उन्होंने अलग बात कही है, अलग प्रकार का तर्क दिया है। और इन्होंने जो वापस लिया है फैसला, वो फैसला क्या था? जो पहले का निर्णय था मई 2025 का, उसने वर्ष 2017 के नोटिफिकेशन और 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से स्थापित किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अवैध ठहराया था। मई 2025 के निर्णय ने अवैध ठहराया था 2017 के नोटिफिकेशन और 2021 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को। यह किससे संबंधित था? ये क्या करते थे? इन्होंने ये चीज सेट की थी इस नोटिफिकेशन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ने कि बिना पहले पर्यावरणीय मंजूरी शुरू हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दिया जा सकता है। इस नोटिफिकेशन ने और 2021 के निर्णय ने यह तय किया कि अगर कोई प्रोजेक्ट, कोई चीज ऐसी है, कोई परियोजना ऐसी है जो बिना पर्यावरण की मंजूरी के शुरू हो गई है, तो वो प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद यानी एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी ले सकता है। यह वर्ष 2021 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और 2017 की नोटिफिकेशन ने तय किया था। अब इसको अवैध ठहरा दिया मई 2025 के निर्णय ने, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने। अब ये 3 जजों की पीठ ने उस मई 2025 के निर्णय को गलत ठहरा दिया और निर्णय को इस तरह से गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि ये पर इंक्यूरियम है, ये जो निर्णय है पर इंक्यूरियम है। पर इंक्यूरियम एक महत्वपूर्ण कानूनी शब्दावली है, इसको समझ लीजिएगा। पर इंक्यूरियम है, कानूनी शब्दावली है। इसका मतलब क्या है? पर इंक्यूरियम उस जजमेंट को कहा जाता है जो जजमेंट पहले के कानून, जो पहले कानून बने हुए हैं या जो पहले के सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णय हैं जो प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के निर्णय हैं जिनको प्रेसिडेंट माना जाता है, यानी जो आने वाले निर्णयों के लिए एक नजीर होंगे। आने वाले निर्णय उन निर्णयों को ध्यान में रखेंगे, ऐसे निर्णयों को प्रेसिडेंट कहते हैं। इनको ध्यान में न रखते हुए दिया गया हो, ऐसे निर्णय को हम कहते हैं पर इंक्यूरियम। यानी मई 2025 के निर्णय को अब पर इंक्यूरियम कहा गया है क्योंकि वर्तमान पीठ को यह लगता है कि उस कानून ने, उस निर्णय ने, वर्ष 2025 के मई महीने के निर्णय ने पहले के कानून और सुप्रीम कोर्ट के जो पहले के निर्णय हैं उनको ध्यान में नहीं रखा था, इसलिए इसको पर इंक्यूरियम कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि जो पहला फैसला था मई 2025 का, वो पर इंक्यूरियम था, यानी बाध्यकारी कानून को नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन जो असहमति वाले जज है जस्टिस भूया, उन्होंने असहमति जताई और उन्होंने कहा कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस है, यानी प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद अगर कोई पर्यावरणीय मंजूरी हासिल करता है तो वस्तुतः वो पर्यावरणीय संरक्षण कानून 1986 की मूल भावना के विरुद्ध है, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत ही तब होनी थी जब उसे पर्यावरणीय क्लियरेंस मिल जाए। तो ये मामला था जिसको हम वन शक्ति मामला कहते हैं। इस मामले की थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। पृष्ठभूमि यही है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया था, आप ये जानते हैं, जो केंद्र को प्रदूषण नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद 1994 में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से संबंधित अधिसूचना आई और उसने कहा कि जो कोई भी परियोजना है उसको पहले मंजूरी हासिल करनी होगी, एनवायरमेंटल मंजूरी आवश्यक कर दी। हालांकि इसके अंतर्गत जो प्रायर शब्द है, यानी पहले मंजूरी लेनी होगी, ये शब्द नहीं था, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे ये कहा कि यह अपने आप में स्वाभाविक है, इसको पूर्व स्वीकृति माना। यानी प्रायर शब्द भले ही यूज ना किया गया हो, लेकिन इस अधिसूचना के अंतर्गत जो मंजूरी की बात की गई थी उसको परियोजना शुरू होने से पहले की ही मंजूरी माना गया। फिर सरकार ने और चीजों को स्पष्ट करने के लिए 2006 में एक और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से संबंधित नोटिफिकेशन लाई और उसने एनवायरमेंटल क्लियरेंस से पहले प्रायर शब्द जोड़ दिया ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि कई जो सार्वजनिक और निजी प्रोजेक्ट्स थे वो बिना मंजूरी के ही शुरू हो चुके थे, जो एयरपोर्ट से संबंधित थे, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित थे, अस्पताल से संबंधित थे, सड़कों से संबंधित थे। बहुत सा बैकलॉग तैयार हो गया। अब जब बहुत सा बैकलॉग तैयार हो गया
तो सरकार ने ये सोचा कि इस बैकलॉग से कैसे निपटा जाए, तो उसने 2017 में एक वॉयलेशन विंडो खोली और ये कहा कि आप 6 महीने के भीतर एनवायरमेंटल मंजूरी के लिए अप्लाई कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा ऐसी परियोजनाएं जिन्होंने पहले क्लियरेंस नहीं लिया है उनके मामले की सुनवाई होगी, एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने की कोशिश की जाएगी पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए। और इसके बाद वर्ष 2021 में एक और मामला आया, तनाजी गंभीरे मामला आया, और उसमें जो हमारा एक एनजीटी है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने कहा कि इस मामले में जो है वो नियम और ज्यादा स्पष्ट होने चाहिए। ये सारे मामलों में जो इतना बैकलॉग तैयार हो गया है, इसमें नियमों की और ज्यादा स्पष्टता आवश्यक है, और इसलिए सरकार ने वर्ष 2021 में एक ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिया। तो वर्ष 2017 में वॉल्यूशन विंडो खोली और 2021 के तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया एनजीटी के निर्देश के बाद। अब ये जारी तो कर दिया, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है और वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिए बिना पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल सकता था, लेकिन अब उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने की व्यवस्था कर दी गई बाद में नोटिफिकेशन जारी करके, तो ये तो पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन हो जाएगा। यही बात जस्टिस भुइया ने कही है। अब इसलिए जब ये मामला मई 2025 में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के नोटिफिकेशन को और 2021 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि ऑफिस मेमो के माध्यम से लाया गया था, उसको क्या कर दिया, उसको खारिज कर दिया। मई 2025 का जो फैसला था उसमें रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ढांचे के खिलाफ है। उसने कहा कि जो पहले से बाद में जो आप मंजूरी प्रदान कर रहे हैं, ये तो पूरी पर्यावरणीय मूल्यांकन अवधारणा के ही खिलाफ है, क्योंकि मंजूरी हमेशा निर्माण से पहले होनी चाहिए। लेकिन अब जो फैसला आया है उसमें हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई और दूसरे जस्टिस चंद्रन ने कहा है कि इस फैसले ने महत्वपूर्ण पूर्व निर्णयों को नहीं देखा, यानी जो कुछ महत्वपूर्ण पहले निर्णय थे उसने मई 2025 के फैसले ने उन निर्णयों को नहीं देखा है। ये हमारे जो वर्तमान में 2 जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा है। वे निर्णय कौन से थे जिनके बारे में कहा गया कि पूर्व के जो निर्णय थे उनको ध्यान में रखना चाहिए था? एक तो वर्ष 2018 का मामला था जिसको हम कॉमन कोज मामला कहते हैं। इसने कहा कि इस मामले में कहा गया था कि जो पीछे की तारीख से मंजूरी देना है वो अच्छी बात नहीं है अगर खनन परियोजनाएं नियमों का पालन करें और जुर्माना दें। फिर भी पीछे से मंजूरी देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर खनन परियोजनाएं नियमों का पालन करती हैं, जुर्माना देती हैं, तो उन्हें दोबारा काम करने दिया जा सकता है। ये 2018 का मामला था। एक और मामला था वर्ष 2020 का एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स का। उन्होंने ये कहा कि अगर उद्योगों को बंद कर दिया जाता है तो यहां पर आनुपातिकता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। मान लिया अगर कुछ ऐसे उद्योग हैं जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं बिना पर्यावरणीय मंजूरी लिए, और बाद में अगर उनको नष्ट किया जाता है, उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दिया जाता है, तो वस्तुतः उनको नष्ट करने से, उनको ढहाने से, उन्हें खत्म करने से और ज्यादा एनवायरमेंटल नुकसान हो सकता है। तो हम फिर से वही प्रक्रिया क्यों शुरू करना चाहते हैं? तो आनुपातिकता का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी चीज को परिवर्तित कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा ज्यादा हो रहा है। ये आनुपातिकता के सिद्धांत के तहत किया गया एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स के वर्ष 2020 के मामले में। अब वर्ष 2026 में एक और मामला था इलेक्ट्रो स्टील्स का। उस अधिनियम में इसमें कहा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का प्रत्यक्ष निषेध नहीं किया गया था। प्रायर शब्द जो है वो बाद में जोड़ा गया। इसमें यह बात कही गई। कोर्ट ने कहा है कि अगर पहले से बेंच असहमत थी, अगर मई 2025 में कुछ चीजें कही गई थी, मई 2025 का फैसला था, तो इसे बड़ी बेंच को भेजना चाहिए था। अगर पहले के फैसलों से असहमति थी मई 2025 में फैसला देने वाली बेंच को, तो उसे बड़ी बेंच को अपना फैसला सौंप देना चाहिए था कि बड़ी बेंच उस पर फैसला करे। एकदम से 2017 की नोटिफिकेशन या 2021 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पूरी तरह से गलत नहीं कहना था। अब इसमें 2 मत आ गए।
यानी 2-1 का फैसला है। एक तरफ वे जज हैं जिन्होंने मई 2025 के फैसले को गलत ठहराया है, और एक जज वो हैं जो मई 2025 के फैसले में थे, क्योंकि वो 2 जजों की पीठ थी मई 2025 का फैसला देने वाली, और ये 3 जजों की पीठ है, और एक जज इन दोनों में कॉमन थे। वो कॉमन कौन थे? जस्टिस भुइयां। जस्टिस भुइयां ने 2 जजों से असहमति जताई, जस्टिस गवई से और जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई से और जस्टिस चंद्रन से। तो जस्टिस चंद्रन और जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का तर्क यह है कि कठोरता से अगर पूर्व मंजूरी अनिवार्य कर दी जाए, यानी पहले ही परियोजना शुरू होने से पहले ही मंजूरी लेनी होगी, अगर इसको अनिवार्य कर दिया जाए तो सार्वजनिक महत्व के बहुत से प्रोजेक्ट डहाने पड़ सकते हैं, खत्म करने पड़ सकते हैं। सरकारी धन के हजारों करोड़ रुपए इससे बर्बाद होंगे। 2017 का नोटिफिकेशन या 2021 का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से ही कड़ी पेनल्टीज और अनुपालन लागू करता है। इमारतें गिराने से पर्यावरण को और ज्यादा नुकसान होगा, दोबारा निर्माण से प्रदूषण बढ़ेगा, इसलिए आनुपातिकता और संतुलन का सिद्धांत आवश्यक है। असहमति वाले जज जिनका नाम है जस्टिस भुइयां, उनका कहना यह है कि पर्यावरणीय मंजूरी पहले ही आनी चाहिए, क्योंकि यही एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का मूल ढांचा है, पर्यावरणीय कानूनों का मूल ढांचा है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी जो पॉल्यूटर है, जो प्रदूषण फैलाता है, उसे ही भुगतान करना होगा। ये जो प्रिंसिपल है ये क्षतिपूर्ति के लिए है, क्षतिपूर्ति के लिए इस प्रिंसिपल को लाया गया है, न कि इसलिए लाया गया है कि अवैध निर्माण को ही वैध कर दिया जाए। अवैध रूप से शुरू हुए प्रोजेक्ट्स को बाद में अगर मंजूरी दी जाती है तो ये पर्यावरणीय कानूनों का मूल उद्देश्य ही बदल देता है। इसलिए जस्टिस भुइयां ने कहा कि कुछ निर्णय जो पहले दिए गए थे इलेक्ट्रो स्टील, पहावा प्लास्टिक्स या डी स्वामी मामले में, वो भी पर इंक्यूरियम थे, यानी वो पहले के कानूनों को ध्यान में नहीं रख रहे थे। अगर मई 2025 का मामला पर इंक्यूरियम था, जो पहले के कानून या किसी निर्णय प्रेसिडेंट को ध्यान में नहीं रख रहा था, तो ये जो पहले के निर्णय हैं जिनकी बात हमने इलेक्ट्रोस्टेट जैसे मामलों की हमने बात की है, ये भी पर इंक्यूरियम है, क्योंकि इन्होंने भी पहले के जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उनसे संबंधित कानूनों को ध्यान में नहीं रखा। ये भी पर इंक्यूरियम है, इनका ये तर्क है। अब सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उसने वन शक्ति फैसले को वापस तो ले लिया है जो मई 2025 में लिया गया था, लेकिन उसने 2017 के नोटिफिकेशन और 2021 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में यह भी कहा है कि ये लागू रहेंगे, लेकिन उनकी वैधता अभी दोबारा तय की जाएगी। यह भी तय कर दिया है कि अभी तो लागू रहेंगे, लेकिन उनकी वैधता जो है वो दोबारा तय करने की कोशिश की जाएगी। यानी एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का पूरा मुद्दा दोबारा सुनवाई के लिए खुल गया है कि आप परियोजना की शुरुआत करने के बाद पर्यावरणीय मंजूरी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इस पूरे मुद्दे को सुनवाई के लिए खोल दिया है। भले ही मई 2025 के मामले जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसे खत्म कर दिया हो। अब एक और खबर है आकांक्षी ब्लॉकों में वोटर बजटिंग की। अब इससे संबंधित एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की। नीति आयोग ने गिज इंडिया के सहयोग से, जो पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में काम करती है, गिज इंडिया की संस्था, और जर्मन गवर्नमेंट ईयू के बिहाफ पे काम करती है, एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, पर्यावरण जागरूकता फैलाने का भी काम करती है, उसके सहयोग से नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है वोटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स यानी आकांक्षी ब्लॉक ऐसे जिले हैं जहां जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि विकास के मानकों पर पिछड़े हुए हैं, और यहां पर इन सभी क्षेत्रों में विकास की खास जरूरतें हैं, और सरकार ने इनका विकास करने के लिए वर्ष 2022-23 में विशिष्ट पहल की शुरुआत की थी। अब इनमें जल प्रबंधन भी बेहतर हो, जो आकांक्षी ब्लॉक हैं उनमें जल प्रबंधन बेहतर हो, इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया, और यह देखा गया कि किस प्रकार से यहां बेहतर जल प्रबंधन किया जा सकता है। तो नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है, और ये विकसित भारत एट 2047 के विजन के अनुरूप है। रिपोर्ट का उद्देश्य है कि स्थानीय जल सुरक्षा में सुधार किया जाए, टिकाऊ और समान जल वितरण किया जाए। टिकाऊ जल वितरण का मतलब क्या हुआ? टिकाऊ जल प्रबंधन का मतलब हुआ कि जो वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकता पूरी करते हो और भविष्य की पीढ़ी भी की आवश्यकता भी पूरी करते हो। और समान जल वितरण का मतलब यह हुआ कि शहरी क्षेत्रों में,
ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के आसपास, अमीर और गरीब सभी को जल की समान आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। रिपोर्ट में समुदाय की भागीदारी यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से जल की उपलब्धता को सुधारने और बेहतर स्वास्थ्य और आजीविका सुनिश्चित करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया है और यह रिपोर्ट गिज इंडिया के सहयोग से तैयार की गई है। जब हम वोटर बजटिंग की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? यह एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र में या क्षेत्रों के समूह में जल की मांग का आकलन किया जाता है और किन स्रोतों से वहां जल की आपूर्ति हो सकती है इसका भी एक अनुमान लगाया जाता है और उसके आधार पर हम उस क्षेत्र में एकीकृत जल प्रबंधन को बढ़ावा दे सकते हैं। अब हाल ही में एक टूल का इस्तेमाल नीति आयोग ने किया, वो टूल था वरुणी टूल। इसके अंतर्गत उसने हमारे देश के 11 जिलों के 18 जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स थे और 8 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में फैले हुए थे, यानी यहां की कृषि जलवायु अलग अलग थी, उसमें यह मूल्यांकन किया कि इन सभी में कृषि के अंतर्गत, उद्योग के अंतर्गत, मानवीय उपयोग के अंतर्गत और पशुधन के अंतर्गत जो जल की मांग है वो कितनी है और जल की मांग की आपूर्ति करने वाले जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, रन ऑफ वाटर है, जल ट्रांसफर्स की सुविधा है, क्या है। और इसके आधार पर यह पता लगाया कि इन सभी जो 18 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं इनमें जल की मांग, उनकी आपूर्ति, उनसे संबंधित चुनौतियां अलग अलग प्रकार की हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें कस्टमाइज्ड अप्रोच की आवश्यकता है, कस्टमाइज्ड रणनीति की आवश्यकता है अगर हम भविष्य में हर जिले में बेहतर जल प्रबंधन करना चाहते हैं। कुछ जगहों पर कुछ योजनाओं को बेहतर तरीके से एकीकृत करके ज्यादा परिणाम हासिल कर सकते हैं, अन्य जगहों पर ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हर ब्लॉक की, हर जगह की, हर क्षेत्र की अपनी आवश्यकता है। तो इस रिपोर्ट से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही निकलता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से हम ऐसी नीतियां बना सकते हैं जो कि हमें बेहतर परिणाम देने में सक्षम हो। तो एक प्रकार से परिणाम आधारित योजनाओं का निर्माण करने और बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए हम इस तरह के टूल्स का भविष्य में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भारत में भविष्य में कहां पर जल की कमी हो सकती है, कहां पर जल की आपूर्ति की ज्यादा आवश्यकता है, कहां पर बेहतर प्रबंधन की ज्यादा आवश्यकता है, कहां पर जल के उपयोग की दक्षता को बढ़ाने की आवश्यकता है, ये सारी नीति को तय करने में ये रिपोर्ट विशेष रूप से उपयोगी भविष्य में साबित होगी। अब इन सभी से जुड़ा हुआ एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, राज्यपाल की शक्तियां, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, संसद के विशेष सत्र या वित्त आयोग। दूसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार यानी रिव्यू कर सकता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 156। वोटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग या नीति आयोग। इन सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।